दोस्तों, वेलकम माय चैनल वन शॉट पाठशाला पर। मैं हूं जीतू फौजदार। आज हम बात करेंगे आपकी एक्सरसाइज 1.2। ठीक है, एक्सरसाइज 1.2 वो एक्सरसाइज जो आप लोग कई बार बोलते आ रहे हो, सर ये वाली एक्सरसाइज हमें करा दो, सर ये वाली एक्सरसाइज करा दो, इसमें से क्वेश्चन पक्का ही पक्का आता है। बात सही है। इसमें एक्सरसाइज जो क्वेश्चन बनने वाले हैं ना आपके, वो सारे एक ही टाइप के हैं। और इस एक्सरसाइज की सबसे बड़ी खास बात ये है कि इसमें से 99.9 आपका क्वेश्चन हर बार पूछा ही जाता है, चाहे वो आपका सीबीएसई बोर्ड हो, राजस्थान बोर्ड हो, चाहे आपका यूपी बोर्ड हो। ठीक है, इस बात से कोई वो नहीं है। तो फोकस भी हम उसी टाइप का रखेंगे। अब इतनी इंपॉर्टेंट यदि क्लास होने वाली है तो डायरेक्टली एक्सरसाइज पे जाना भी ठीक नहीं है। तो उससे पहले हमें बहुत सारी चीजें समझना जरूरी है। ऐसा मत करना कि सर क्वेश्चन आएगा तो रट्टा मार लें। देखो मैथ है, मैथ में रट्टा नहीं मारा है, तो पहली बात तो ये समझ लो। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन अगर बदल गया तो चीजें बदल जाती हैं। ठीक है, और हमें पता भी नहीं चलेगा। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले मैथ अगर पढ़ रहे हैं तो कंसेप्ट को पकड़ना है। क्या करना है, कंसेप्ट को पकड़ना, उस मेथड को पकड़ना है कि सर इसमें कौन सा मेथड लग रहा है इस टाइप के क्वेश्चन में। ठीक है, फोकस भी उसी टाइप का रखने वाले हैं क्योंकि क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो मेरा खास करके इस एक्सरसाइज में आपसे विशेष अनुरोध रहेगा कि आपका जो ध्यान है वो इधर रहना चाहिए। ध्यान आपका इधर उधर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इन चीजों के लिए आपके पास बहुत समय मिलेगा। ठीक है, अब एक्सरसाइज में जाने से पहले हम क्वेश्चन करेंगे, तो उस पर जाने से पहले हमें कुछ चीजों को समझना ही बहुत ज्यादा जरूरी है। कौन कौन सी चीजें? देखो, एक तो आपको ये थ्योरम पढ़ना बहुत जरूरी है। इस थ्योरम को बस आपको समझना है। इसका प्रूफ आपको एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा हुआ है कि वो आपके एग्जाम की दृष्टि से बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन इस थ्योरम के बिना, जो आपको थ्योरम दिख रही है, इसके बिना आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो इसको समझना भी उतना ही जरूरी है। ठीक है, हर क्वेश्चन में ये काम आएगी, पहली बात तो। दूसरा आपका है विरोधाभास का नियम, कॉन्ट्राडिक्शन नियम आपका जो है, यही मेथड आपकी एक्सरसाइज 1.2 में लगने वाला है। तो ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तीसरा है परमेय और अपरमेय संख्या। देखो, ये चीजें मैं आपको ऑलरेडी कवर करा चुका हूं, लेकिन एक्सरसाइज इतनी इंपॉर्टेंट है तो एक बार और रिवीजन कराऊंगा, और किस प्रकार से अपने क्वेश्चन में यूज करने वाले हैं वो भी मैं अभी आपको बताऊंगा। ठीक है, और चौथा है आपको सहभाज्य संख्याएं, मतलब आपको को प्राइम नंबर के बारे में पता होना चाहिए। जब से चैप्टर चालू हुआ है, जहां जहां एग्जाम्पल में आपको को प्राइम नंबर्स के आए हैं, मैंने वहां आपको नोट कराया है। ठीक है, पेज पलट कर देखो, आपको नोट करके एक्सरसाइज में मिल जाएगा। कई ऐसे एग्जाम्पल्स आए थे जो कि सहभाज्य संख्याओं के पेयर थे, तो मैंने वहां लिखवाया है। ठीक है, फिर भी एक बार और रिपीट करेंगे आज। तो चलते हैं वीडियो पे, और वीडियो में चलने से पहले आप सबको पता ही है कि सर समझ के चलेंगे और कंसेप्ट को पकड़ के चलेंगे। क्लियर है भाई? तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो, थ्योरम बहुत सरल है, मैं पहले बता रहा हूँ, बहुत इजी थ्योरम है। थ्योरम की आप जो एनसीईआरटी वाली जो बुक की लैंग्वेज है उस पर मत जाओ। ठीक है, फिलहाल मैं जो आपको एग्जांपल लेके समझा रहा हूँ, मैं जो बोल रहा हूँ, जो स्टेटमेंट में बोल रहा हूँ, उस पर थोड़ा ध्यान दे रहा हूँ। मैंने क्या एग्जाम्पल लिया है, मैंने एग्जाम्पल ले लिया है क्या, 36। ठीक है, और 36 को मैं क्या कर रहा हूं, 2 से डिवाइड कर रहा हूं। ठीक है, ये 2 क्या है कि सर 2 एक अभाज्य संख्या है, ये मुझे पता है। अभाज्य और भाज्य तो समय पता होनी चाहिए। ठीक है भाई, और 36 क्या है, 36 एक धनात्मक पूर्णांक संख्या है। यहां तक कोई दिक्कत है? जितना मैं समझा रहा हूं उतना समझते जाओ, थ्योरम अपने आप समझ में आ जाएगी, बहुत ईजी है। तो मैंने क्या किया, एक अभाज्य संख्या से एक धनात्मक पूर्णांक संख्या को मैं डिवाइड कर रहा हूं, और आपको साफ साफ दिख रहा है कि 18 दूनी 36 होते हैं, तो 2 जो है 36 को आराम से डिवाइड कर देगा। ठीक है भाई, अब मुझे बताओ, क्या मैं इस चीज को ऐसे नहीं लिख सकता कि 36 को मैं 6 का स्क्वायर लिख रहा हूं और उसको 2 से डिवाइड कर रहा हूं? दोनों ही बातों का मतलब एक है। ठीक है, समझना, दोनों ही बातों का मतलब एक है। इसको मैंने ऐसे क्यों लिखा, क्योंकि थ्योरम में आपको ए स्क्वायर की फॉर्म दिख रही होगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि सर ये जो आपने 36 लिया, धनात्मक पूर्णांक लिया है ना, इसी की बात थ्योरम में हो रही है। लेकिन ये धनात्मक पूर्णांक आपका किसी संख्या का कंप्लीट स्क्वायर होना चाहिए, किसी संख्या का वर्ग होना चाहिए। ऐसी हमने यहाँ पर धनात्मक पूर्णांक संख्या ली है। ठीक है, तो ये आपका 6 का स्क्वायर है, आपको खूब पता है। क्लियर है? अब ये 36 इसको डिवाइड, सॉरी 2 जो है वो 36 को आराम से डिवाइड कर रही है। ठीक है, 18 दूनी 36 होते हैं, तो 6 के स्क्वायर मतलब इसको भी डिवाइड करेंगे। दोनों ही बातों का मतलब एक है। अब मुझे बताओ कि आप ये नहीं बोल सकते कि सर 6 भी आपका 2 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, क्योंकि सर 2 या 6 होते हैं, आराम से डिवाइड हो गया। तो यही थ्योरम है। थ्योरम क्या कह रही है आपकी, कि यदि किसी संख्या का वर्ग
संख्या कौन सी, धनात्मक पूर्णांक संख्या का अगर वर्ग, ठीक है, किसी अभाज्य संख्या से आपकी कंप्लीटली डिवाइड होती है तो आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, वो संख्या भी ऑटोमेटिक उसी अभाज्य संख्या से क्या होगी, डिवाइड होगी। कि सर थोड़ी सी समझ में आई, थोड़ी नहीं आई, तो इधर आ जाओ। देखो क्या किया कि मैंने एक एग्जांपल लिया है 6 to 5, क्लियर है, और 6 to 5 को मैं 5 से डिवाइड कर रहा हूं। क्या है कि सर 5 यहाँ पर एक प्राइम नंबर है, एक अभाज्य संख्या है, ये चीज हमें समझ में आ गई। सर 6 to 5 एक मैंने धनात्मक इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर नंबर मैंने ले लिया है और मुझे आराम से दिख रहा है कि सर जो 5 है वो आपका 6 to 5 को कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है, और आपका 6 to 5 जो है वो 25 का स्क्वायर होता है कि नहीं होता, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है ना। और ये भी 5 से डिवाइड होगा, अगर ये डिवाइड है, दोनों ही बातों का मतलब एक है, ठीक है। मैं क्या बोल रहा हूं उस चीज पर थोड़ा ध्यान रखो, ठीक है। फिलहाल आप इसमें मत जाओ। क्या करना है कि सर ये 25 का स्क्वायर 5 से आराम से डिवाइड हो रहा है, अब ये कहना चाह रहे हो बिल्कुल, तो मैं अब आपके थ्योरम से ये कहूंगा कि सर मैं बिना भाग दे ये कह सकता हूं कि सर अगर मैं स्क्वायर हटा दूं तो 25 भी आराम से 5 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अगर 25 का स्क्वायर इस अभाज्य संख्या से डिवाइड होता है तो आपका 25 भी उस अभाज्य संख्या से डिवाइड हो जाएगा, बिना भाग दिए, बिना सोचे, आपको इतनी सी बात समझनी है, ठीक है। अब मैं थ्योरम की बात करता हूं। थ्योरम में आपको p जो है एक अभाज्य संख्या ली है, कहने का मतलब मैंने जो अभाज्य संख्या ली थी यहाँ पे 2, उसने क्या ले लिया है, p लिया है, ठीक है। उसने धनात्मक जो पूर्णांक संख्या लिया उसने क्या लिया है, a स्क्वायर लिया है, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पर 6 का स्क्वायर लिया था, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि यदि p जो है इस a स्क्वायर को विभाजित करती है, डिवाइड करती है, तो ऑटोमेटिक कह रहा है कि सर तो p a को भी विभाजित करेगी, सर a को भी विभाजित करेगी, ये बात आगे ये कहना चाह रहा है, यही बात कही है थ्योरम में। और यहाँ पे आपको दोनों बातें पता है कि सर जो p जो है वो आपकी प्राइम नंबर है और a आपकी पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है भाई, क्लियर है, ये चीजें आपको समझ में आ गई, यही थ्योरम है। इस थ्योरम के बिना आपका कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, इस थ्योरम को आपको हर क्वेश्चन में अप्लाई करना पड़ेगा एक्सरसाइज 1.2 में, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप, ये जो थ्योरम है ये आपके माइंड में होनी चाहिए पहली बात तो, ठीक है। एक चीज आपके समझ में आ गई बढ़िया तरह, क्लियर। तो मैं आगे समझना है हमें विरोधाभास का नियम, ठीक है भाई। देखो विरोधाभास का नियम सबसे पहले तो आप माइंड में क्लियर कर लो कि विरोधाभास का नियम कोई फॉर्मूला नहीं है, ठीक है। कोई फॉर्मूला समझ रहे हो कि सर तो एक फॉर्मूला है उसे अप्लाई कर देंगे, नहीं, ये एक स्टेटमेंट सा है, नाम से क्लियर हो रहा है क्या है, विरोधाभास, मतलब विरोध करना किसी बात का, उस बात के अपोजिट में बोलना। अगर मैं सिंपल सी बात कहूं कि सर मैंने कोई बात जो है उसको, उस बात का मैंने क्या किया, उसको एक रॉन्ग स्टेटमेंट मान के चला, ठीक है। देखो कैसे इस चीज को अप्लाई करेंगे, आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझा रहा हूं, ठीक है। सपोज करो रोहित है, जिसका नाम रोहित है, ठीक है। अब इस रोहित नाम को मुझे प्रूव करना है, सर इस बंदे का नाम रोहित है, तो मैंने सबसे पहले क्या किया कि सर मैं इसका नाम रोहित ना मान के क्या करूंगा, इसका नाम मैं कुछ और मान लेता हूं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने मान लिया यूवी मान लिया, ठीक है, यूवी मान लिया। अब इस यूवी जब मैंने इसको माना, ठीक है, मैंने क्या किया, सबसे पहले काम क्या किया कि सर सबसे पहले मैंने काम किया है कि मैंने एक गलत कल्पना कर ली, एक गलत इमेजिन कर ली, उसके अपोजिट में बात मान ली, ठीक है। अपोजिट में बात मानना है आपको, यही तो विरोधाभास का नियम है, ठीक है। कैसे करना है वो समझा रहा हूं। सबसे पहले आपको उसके अपोजिट में मान के चलना है उस चीज को कि सर मैंने रोहित को यूवी मान लिया, ठीक है, बिल्कुल अपोजिट में मान लिया कि सर यूवी है ये तो। अब मैंने क्या किया कि जब मैं इसको आगे प्रूफ कर रहा हूं सर ये रोहित है, तो मैं जैसे सपोज करो मैं इसके फ्रेंड से पूछा, तो फ्रेंड से कहा कि सर ये तो रोहित ना, सॉरी यूवी ना होके कौन है, रोहित है। मैंने इसके पेरेंट्स से पूछा तो उन्होंने भी मुझे बोला क्या है कि सर ये तो रोहित ही है, ठीक है, ये यूवी है ही नहीं है, ठीक है। मैंने और किसी से पूछा तो उसने भी मुझे बोला कि सर ये तो रोहित ही है, क्लियर है। तो इन सब ने कुल मिला के मैंने मैथमेटिकल जब अप्लाई की, सपोज करो एक क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन पे जब मैंने मैथमेटिकल अप्लाई की तो मुझे मेरी ही बात का क्या मिला कि सर आपको अपनी ही बात का विरोध मिल गया, ठीक है। मैंने बोला यूवी है, इन सबने बोला रोहित है, तो ये मेरी बात का विरोध कर रहे हैं, ठीक है। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम में ही क्या कर ली थी कि सर आपने फर्स्ट टाइम में ही गलत इमेजिन कर लिया था, ठीक है भाई। आपने
फर्स्ट टाइम में ही गलत कल्पना कर ली, गलत एज्यूम कर लिया था कि सर ये जो बंदा है यू ही है। ठीक है, तो आपको ऐसा किया तभी आप इसको क्या कर पाए कि सर ये जो बात मानी आपने गलत मानी है, तो ये कौन सा प्रूफ हो गया कि सर ये रोहित प्रूफ हो गया। तो यही विरोधाभास का नियम है। विरोधाभास का नियम कहता है कि सबसे पहले आप उस चीज को अपोजिट में मान के चलो। ठीक है, कैसे मानोगे? जैसे आपको इस एक्सरसाइज में सारे के सारे क्वेश्चन कैसे दिखने वाले हैं, आपको क्वेश्चन मिलेगा जैसे आपको √2 एक सबसे पहला क्वेश्चन यही देखने को मिलेगा। ठीक है, एग्जांपल में √2 एक अपरिमेय संख्या है। क्लियर है? यही चीज आपको प्रूफ करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? प्रूफ करनी पड़ेगी। ठीक है भाई, प्रूफ इट। ये चीज आपको प्रूफ करने को दे देगा कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो अब मैं इस चीज में आपको विरोधाभास का नियम समझा रहा हूं, जैसे मैंने यहां बताया था एग्जांपल के थ्रू। ठीक है, कैसे कि सर सबसे पहले तो मैं क्या करूंगा, मुझे अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए बोला है, तो मैं क्या करूंगा, इसके अपोजिट में बात मान के चलूंगा। तो क्या कर लूंगा कि सर सबसे पहले मैंने √2 को माना, अज्यूम कर रहा हूं मैं। ठीक है, माना √2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। आपने क्या माना? परिमेय संख्या है। क्या अपरिमेय संख्या? ट्रू स्टेटमेंट ये कहता है कि सर कथन तो ये सत्य है कि अपरिमेय संख्या है, लेकिन मैंने विरोधाभास के नियम के तहत क्या कर लिया कि इसको एक परिमेय संख्या मान लिया। ठीक है, जब मैं इस पे मैथमेटिकल अप्लाई करता जाऊंगा तो मुझे लास्ट में क्या होगा कि सर ये जो परिमेय संख्या की जो कंडीशन होती है वो अप्लाई जब मैं इस पे करूंगा तो ये क्या करेगा कि सर ये इनको फुलफिल नहीं करेगा, वो चीजें इस पे अप्लाई नहीं होगी परिमेय संख्या की। तो मैं ये कह सकता हूं कि सर मैंने इसको परिमेय संख्या मान के मेरी बात का इस बात को गलत साबित कर देगा कि सर परिमेय संख्या नहीं है। अब बात ये आती है सर परिमेय संख्या नहीं है तो परिमेय संख्या होगी। क्यों होगी? क्योंकि वास्तविक संख्याओं के मैंने आपको दो ही प्रकार बताए थे, एक तो होती है आपकी रेशनल नंबर, दूसरी होती है रेशनल नंबर मतलब परिमेय संख्या, दूसरी अपरिमेय संख्या। अब आपने ये तो आपने बता दिया कि सर ये परिमेय संख्या की कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहा है, तो ये फिर हम कह सकते हैं कि सर ये संख्या आपकी अपरिमेय संख्या है। तो इस प्रकार से तो आपके क्वेश्चन में ये यूज होने वाला है। पहली बात तो ये होगी। ठीक है, आपको कहीं पर दिक्कत आई, कहीं कोई दिक्कत आ रही है इस चीज में, अभी बता देना। ठीक है, अब बात करेंगे थोड़ी सी बात यहाँ पे हम परिमेय और अपरिमेय की छिड़ गई है, तो फिर परिमेय और अपरिमेय समझ ही लेते हैं। ठीक है, देखो मैं क्या क्या यूज होने वाला है आपके क्वेश्चन में, उन चीजों को अभी बता के जब आपका क्वेश्चन कराऊंगा ना तो वो क्वेश्चन आपको बहुत इजी लगेगा। ठीक है, इसीलिए थोड़ा सा ध्यान इधर रखें। ठीक है, तो क्या माना है मैंने? √2 को एक परिमेय संख्या माना है, तो कौन कौन सी कंडीशन अप्लाई होने वाली है? तो सबसे पहले तो होने वाली है सर √2 को यदि आपने परिमेय संख्या मान लिया है यहां से यहां की तरफ। ठीक है, √2 को मैंने यदि परिमेय संख्या मान लिया तो कौन कौन सी कंडीशन है इसमें अप्लाई करने वाला कि सर सबसे पहले कंडीशन तो ये हो जाती है कि सर मैं इसको अंश बटे हर के रूप में लिख सकता हूं। ठीक है भाई, कि क्या हो जाती है कि सबसे पहले तो सर ये हो जाएगी कि मैं इसको अंश बटे हर के रूप में लिख सकता हूं, चाहे p बटे q के रूप में लिखो, m बटे n के रूप में लिखो, a बटे b के रूप में लिखो। मैंने a बटे b के रूप में लिखा, आपका मन करे उसके रूप में लिखना। ठीक है, बस अंश बटे हर के रूप में होनी चाहिए। तो पहली कंडीशन तो इसने ये फुलफिल करनी है। दूसरा क्या है कि सर जो अंश बटे हर के रूप में लिखा है वहां जो हर है, जैसे यहाँ पे हर क्या है? b है, तो b कभी आपका 0 नहीं होगा। पहली चीज तो ये होगी। सर दूसरी कंडीशन ये हो गई कि सर इसका जो हर है मतलब जो b है तो डिनोमिनेटर जो है उसका कभी भी शून्य नहीं होगा। तो ये कंडीशन एक और हो गई। क्लियर है? अगली कंडीशन ये है कि सर इसके a और b जो होंगे वो कोई पूर्णांक संख्या होंगे, क्योंकि परिमेय संख्या में जो आपने a और b लिया है वो हमेशा आपकी पूर्णांक संख्या में से होता है। कभी भी पूर्णांक संख्या अगर नहीं होगा तो परिमेय संख्या हो जाती है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि आप p बटे q की बात करते हो, a बटे b की बात करते हो, उनमें a और b और p और जो q होता है वो सारे क्या होते हैं? पूर्णांक संख्याओं में से होते हैं, तभी वह परिमेय संख्या तभी वह परिमेय संख्या होती है। ठीक है, आप ये दोनों कंडीशन है इसको फुलफिल करनी पड़ेंगी यदि आपने इसको √2 को एक परिमेय संख्या माना है। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट एक और कंडीशन जिसको आपको समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि पूरा की पूरा क्वेश्चन इसी बात पर डिपेंड करेगा। और वो बात है क्या सर? वो बात क्या है? देखो थोड़ा सा पहले इधर मैं आपको बता रहा हूं एक चीज। देखो
मैंने एक एग्जांपल लिया है 7√2 और नीचे लिया है 2√2। यदि इस एग्जाम्पल को मैं आपसे पूछूं कि सर ये जो एग्जाम्पल है ये एग्जाम्पल परमेय है कि अपरमेय है, तो आप क्या करोगे सबसे पहले कि सर सबसे पहले अगर मैं इसको देख रहा हूं तो देखने से मुझे ये पता चल रहा है कि सर इसमें जो कॉमन पार्ट है मैं उसको कट करूंगा। सबसे पहले √2 से √2 काट दूंगा, ठीक है। उसके बाद जो 7/2 जो निकल के आ रहा है, इस 7/2 पे मैं क्या करूंगा, अब जो कंडीशन है उनको फिलफिल करूंगा, ठीक है। आपने इसको कट क्यों किया? क्योंकि आपको पता है कि सर किसी भी चीज की यदि हम कंडीशन अप्लाई करते हैं या उस पर कोई चीज लगाते हैं, फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, तो उन चीजों का उनका सिंपलेस्ट फॉर्म में होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, ठीक है। तभी हमारा जो फॉर्मूला है, तभी हमारी कंडीशन है वो 100% फुलफिल हो पाती है, ठीक है। अदरवाइज कहीं ना कहीं वो नहीं होंगी, ठीक है। तो क्या हुआ कि सर सबसे पहले मैंने क्या किया, इन दोनों को सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आया। अब इस बात का क्या मतलब है कि मैं इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आया, समझना थोड़ा सा। सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब ये हो जाता है कि सर उसमें कोई भी कॉमन पार्ट नहीं बच रहा। क्या 7 और आपको 2 में कोई कॉमन दिख रहा है कि सर? हाँ दिख रहा है। क्या दिख रहा है? 1 दिख रहा है कि सर एक्सेप्ट 1 के अलावा और कोई कॉमन नहीं है। इतनी चीज समझ आ गई कि सर 7 और 2 में एक्सेप्ट 1 के अलावा और कोई कॉमन नहीं बचा है। तो मैं जहां जो ए और बी ले है ना, मैं उन ए और बी की कल्पना भी ऐसी करूंगा कि सर इनमें कोई भी क्या नहीं होगा एक्सेप्ट 1 के, कि सर ए तथा बी में 1 के अलावा और कोई कॉमन फैक्टर और कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, ठीक है। ठीक है ना भाई? क्या हुआ कि सर मैंने भी यहां पर जो ए और बी लिए ना, उन ए और बी में भी 1 के अलावा और कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, वो ऑलरेडी अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में है, ऐसा मैंने यहां लिखा है। इसकी कंडीशन ये फुलफिल करेगा, ठीक है, क्योंकि आपने इसको एक परमेय संख्या माना है। अब मुझे एक बात बताओ, थोड़ी बहुत अगर तुम्हें याद आ रही हो एक बात, कि जब कॉमन फैक्टर एक ही है तो उसका एचसीएफ क्या हुआ कि सर एचसीएफ तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी एक ही है उसका भाई, ठीक है। तो ए और बी का आपका एचसीएफ क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। दोनों बातों का मतलब एक ही है, ठीक है। एचसीएफ ए और बी का 1 है, इस बात का मतलब भी यही है कि इनमें 1 के अलावा और कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, ठीक है। अगर इनका एचसीएफ 1 है तो इस बात को मैं क्या कह सकता हूं कि सर ये जो संख्याएं होंगी आपने जिनका एचसीएफ 1 निकल के आया है, वे संख्याएं आपकी सहभाज्य संख्याएं होती है। कौन सी होती हैं? सहभाज्य संख्याएं। एक दूसरे से चीज सारी कनेक्ट हैं। यूं समझ लो कि अगर आपने ये चीज यहां तक समझ ली तो आपका क्वेश्चन का अभी 50% तो अभी सॉल्व हो गया इसी इंट्रोडक्शन पार्ट में। आपको ज्यादा दिक्कत समस्याएं उस समय नहीं आने वाली है। तो अगर एचसीएफ 1 है तो संख्याएं अपनी सहभाज्य संख्याएं मतलब को प्राइम नंबर हो गई ए और बी। तो तीनों ही बातों में से आप कुछ भी लिख सकते हो कि सर ए और बी आपकी सहभाज्य संख्या है, ये बात भी लिखी मिल जाएगी आपको। दूसरा है कि सर ए और बी में 1 के अतिरिक्त और कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, ठीक है। और भी ज्यादा स्मार्ट बन रहे हो कि सर मैं तो ऐसे भी लिख सकता हूं एचसीएफ 1 और बी का 1 है, तो भी तीनों ही बातों का मतलब एक ही है, ठीक है। ज्यादा घबराने की बात नहीं है। तो अब हम बात करने वाले हैं कि आपकी एक्सरसाइज में कौन कौन से टाइप के क्वेश्चन पूछे जाने हैं। वैसे तो सारे क्वेश्चन आपके मिलने वाले हैं आपके परमेय संख्या से करने वाले, जैसे मैंने अभी बताया था। लेकिन देखो उसमें भी कैसे मिलेगा, जैसे आपको एक क्वेश्चन था मैंने अभी बताया था कि √2 एक परमेय संख्या है, यही लिखा था मैंने, परमेय संख्या है। यही चीज आपको सिद्ध करनी पड़ेगी, उसमें लिख देगा सिद्ध कीजिए, ठीक है। लेकिन कभी कभी देखो अब √2 तो है नहीं और भी बहुत सारे क्वेश्चन है, तो कैसे मिलने वाला है, और जो क्वेश्चन है ना वो कैसे मिलेंगे, ये चीज सेम रहेगी, लेकिन आपकी संख्या थोड़ी चेंज रहेगी। हो सकता है जैसे आपको √3 मिल जाए 2 की जगह, और √5 मिल जाए, √6 मिल जाए, ठीक है, तो रूट आपको 7 मिल जाए। तो इस टाइप का आपके क्वेश्चन मिल सकते हैं, ठीक है। मैंने इसको टाइप 1 दे दिया है, टाइप 1 क्वेश्चन, ठीक है। तो टाइप 2 में क्या मिलेगा फिर? तो टाइप 2 में आपको मिलने वाला है जो एक इंपॉर्टेंट चीज है, मैं यहीं पे क्लियर कर रहा हूं उसको, परमेय से रिलेटेड एक चीज मैं आपको क्लियर कर देता हूं, वो टाइप 2 में आपको काम आएगा। क्या काम आएगा? जैसे आपको क्वेश्चन मिलेगा इस प्रकार से कि 2 + √3 ऐसे क्वेश्चन मिल सकता है,
2 माइनस रूट 3 ऐसे कोई क्वेश्चन मिल सकता है, 2 रूट 3 ऐसे क्वेश्चन मिल सकता है, और 2 बाई रूट 3 ऐसे मिल सकता है, और 1 बाई रूट 2 ये भी मिल सकता है, 3 रूट 2 ऐसे भी मिल सकता है। ये क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी के हैं, ठीक है, ये क्वेश्चन आपके जो है एनसीईआरटी के हैं, क्लियर है। तो देखो इन चीजों में क्या है, ये टाइप 2 क्यों है, क्योंकि इसमें एक परमेय संख्या है, दूसरी अपरमेय संख्या है, एक परमेय है दूसरी अपरमेय है, ये परमेय है या अपरमेय है, इस प्रकार से है, ठीक है। मतलब जब परमेय और अपरमेय के कॉम्बिनेशन की बात करेगा वो संख्याएं क्या होंगी, तो इस कंसेप्ट को भी आप समझ लो कि यदि आपको एक संख्या परमेय दे रखी हो और दूसरी आपको अपरमेय दे रखी हो, ठीक है, और परमेय संख्या और अपरमेय संख्या का कॉम्बिनेशन बन रहा है, किसके साइन के साथ, प्लस का हो, माइनस का हो, मल्टीप्लाई का हो, चाहे डिवाइड का हो, किसी भी साइन के साथ आ जाए, क्या बन के आएगी, संख्या आपको अपरमेय संख्या मिलेगी। तो पहली चीज तो ये क्लियर होनी चाहिए, ठीक है, कि संख्या कौन सी होगी, अपरमेय संख्या होगी, इसीलिए आपको इस टाइप के क्वेश्चन पूछेगा वो आपसे और आपको अपरमेय संख्या सिद्ध करवाएगा। अपरमेय संख्या तभी तो सिद्ध करवाएगा तब होगी, तो होगी कैसे कि सर मुझे पता है कि परमेय प्लस अपरमेय मिलकर बनाते हैं अपरमेय संख्या ही बनाते हैं, ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और ध्यान रखना, जैसे आपने यहाँ पर 2 रूट 3 लिया है, ठीक है, ये 2 रूट 3 लिया है, इस 2 रूट 3 में ऐसे मत करना कि यहाँ पे 0 ले लो, ठीक है। तो जो आप परमेय की मैं बात कर रहा हूं वो सारी में आपकी शून्यतर संख्या है, उसमें शून्य शामिल नहीं की गई है, ठीक है, 1 2 3 4 5 से लेकर, ठीक है, तो उसमें शून्यतर संख्याओं की बात की गई जिसमें शून्य ना आती हो, ऐसी संख्या में परमेय और अपरमेय यदि मिल जाती है जिसमें शून्य को शामिल नहीं किया गया है तो वो आपकी अपरमेय संख्या में बनाती है, ठीक है, ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। तो ऐसे क्वेश्चन आपको टाइप 2 वाले क्वेश्चन मैं आपको बोल रहा हूँ, ये आपके टाइप 1 हो गया या फिर टाइप 2 होगा। एनसीईआरटी बुक में आपको 2 ही टाइप के क्वेश्चन बनने वाले हैं, इनका मेथड एक रहेगा, इनका सिंपल सा मेथड रहेगा, और इससे मेथड से मिला जुला इनका भी मेथड रहेगा, लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंज है, इसलिए मैं इसको मेथड नंबर 2 दे देता हूं। इसको एक उसमें समझाएंगे, अगर एक समझ लिया तो इस टाइप के सारे क्वेश्चन खत्म, और इसमें से अगर एक समझ लिया तो इस टाइप के सारे क्वेश्चन खत्म, ठीक है, कुछ भी नहीं है। बस एक चीज ध्यान रखना, इस टाइप के क्वेश्चन में आप जब भी कर रहे हो ना तो आपको समझ में आना चाहिए, कंसेप्ट को पकड़ना आना चाहिए, और तीसरा बात ये सबसे इंपॉर्टेंट कि आपको इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए बोर्ड में लिखना आना चाहिए कि जब आप फाइनल एग्जाम दे रहे हो तो उसमें लिखना किस टाइप से कि आपको 3 में से 3 मार्क्स मिले, ठीक है, 3 मार्क्स का आपको क्वेश्चन पूछा ही जाना है, ठीक है, घबराने की बात नहीं है, 3 में से 3 ही मिलेंगे, कम नहीं मिलेगा, ठीक है, जैसे बता रहा हूं ऐसे ही लिखना है और कंसेप्ट को समझना है, ठीक है। और भी हो सकता है, अगर इससे भी आगे अगर आपसे पूछे ना तो टाइप 3 में ऐसे भी मिल सकता है, जैसे आपको आरडी शर्मा की बुक में मिल जाएगा कि दोनों ही आपको परमेय संख्या, ऐसे √3 प्लस √5, ये है √3 माइनस √5, ये क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, ठीक है, ऐसे भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। तो मैं टाइप 3 भी आपको सोल्व कराऊंगा, टाइप 2 और टाइप 1 भी, इन सबके ऊपर वीडियो आने वाली है। देखो बैच स्टार्ट हो गया, आपको मेहनत स्टार्ट कर देनी चाहिए यार, ठीक है, क्योंकि अब अभी आपके पास टाइम है, समय है, समय की कीमत समझो, समय की कीमत सबसे ज्यादा अगर मूल्यवान कुछ बताया गया है ना तो वो समय बताया गया है, समय से ज्यादा कुछ भी कीमती नहीं होता है, आपको पता होना चाहिए। एक छोटी सी बात मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, थोड़ा ध्यान से सुन लेना, क्या है कि देखो मेहनत तो हर कोई करता है ना, एक मजदूर आदमी भी मेहनत करता है, और एक जो अच्छी सी जॉब पा लेते हैं पढ़ लिखने के बाद, उन्होंने भी मेहनत कभी की है, लेकिन दोनों में फर्क होता है, एक तो है मजदूर आदमी और एक है अच्छा खासा एक बड़ा आदमी, ठीक है, एक जॉब पाया हुआ बड़ी जॉब का आदमी, ठीक है। इसने मेहनत कब की थी कि सर इसने मेहनत की थी उस टाइम पे जब ये पढ़ता लिखता था, पढ़ने लिखने में मेहनत की, मतलब इसने अपने समय पे मेहनत की, ठीक है, जब इसके पास सही समय था उस समय इसने मेहनत की, इसीलिए वो आज कम काम कर रहा है, कम उसको दो करना पड़ रहा है, कम उसका फिजिकल वर्क है, और इसलिए वो आज अच्छी जॉब पे है, अच्छा पैसा मिल रहा है, ठीक है, एसी में बैठा है, अच्छा पैसा मिल रहा है। लेकिन एक मजदूर की बात करें ना, क्या करें, मजदूर की बात करें, धूप में काम करता है, ठीक है, कम पैसा मिलता है, कोई नहीं पूछता है, मेहनत तो ये भी कर रहा है और इससे कहीं ज्यादा मेहनत ये करता है, इससे कहीं ज्यादा मेहनत कर रहा है, लेकिन दोनों को चीजों को अलग अलग क्यों है, क्योंकि इसने जो मेहनत की है ना, इसने सही समय पर मेहनत की थी और इसने अपने सही समय पर मेहनत नहीं की है, तो समय आपसे मेहनत करवाएगा ही करवाएगा, लेकिन आपने समय के साथ मेहनत की तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा, और समय के बाद आपने मेहनत की तो उसका रिजल्ट आपको बहुत कम मिलेगा, ठीक है। आप दोनों में डिफरेंस देख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है।